हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे हिंदी प्रवक्ता हिंदी को लेकर जिन अभ्यर्थियों की तैयारी लगातार चल रही है, उन अभ्यर्थियों के लिए हमारे हिंदी के प्ले लिस्ट के अंतर्गत सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको टॉपिक वाइज जो है क्लासेस कराई गई हैं। तो आज से हम उस सीरीज़ को फिर कंटिन्यू आगे कर रहे हैं दोस्तों। चूँकि यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी के अंतर्गत जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पहला टॉपिक हमने हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसको हम बहुत अच्छे से विस्तृत तरीके से आपको क्लास में करा चुके हैं। आदिकालीन हिंदी साहित्य के अंतर्गत सिद्ध कवि, नाथ कवि, मतावलंबी कवि, इनको हम करा चुके हैं दोस्तों। इसके अलावा भक्ति काल के हिंदी, रीतिकालीन हिंदी काव्य और अब हमारा रह गया है हिंदी आधुनिक हिंदी साहित्य। तो इससे पहले की क्लासेस अगर आपने हमारी नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं, और यहाँ से आगे की लगातार क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं दोस्तों। तो बिना स्किप किए पूरे क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा। आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है दोस्तों भारतेंदु युग में काव्य धारा तथा गद्य साहित्य। ठीक है, काव्य धारा और गद्य साहित्य का हमारा टॉपिक रहेगा। तो बिना स्किप किए पूरे क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा। साथ ही दोस्तों अपने उन साथियों को इसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जिनको जो हिंदी की क्लासेस लगातार लेना चाहते हैं। तो दोस्तों हम इसमें जो है काव्य धारा और गद्य साहित्य पर पहले डिटेल स्टडी करेंगे और फिर इस पर रिलेट हम एमसीक्यू पर भी स्टडी करेंगे। तो बिना स्किप किए पूरे क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं भारतेंदु युग से, और आधुनिक काल का आदिकाल इसको कहा जाता है। क्योंकि भारतेंदु युग जो है इसकी जो कालावधि रही है लगभग 1868 से 1893 तक। ठीक है, इसकी जो कालावधि है कब से 1868 से 1893 तक जो है भारतेंदु युग की जो है कालावधि रही है। अब बात करते हैं इसकी भूमिका, यानी कि किस तरीके से आधुनिक हिंदी साहित्य का इसको आदिकालीन कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है, क्यों उनको नाटककार माना जाता है। तो इस पर हम पूरा चर्चा करेंगे, और साथ ही इसकी काव्य धारा को भी, उस समय की काव्य धारा को हम स्टडी करेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का आदिकालीन कवि और नाटककार माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं वो आधुनिक हिंदी साहित्य के क्या हैं, आदिकालीन कवि के रूप में भी जाने जाते हैं और नाटककार के रूप में भी इनको जाना जाता है। यानी कि इन्होंने बहुत सारी कविताएं भी लिखी हैं और बहुत सारे नाटक भी इनके रचनाओं के अंतर्गत आती हैं। हिंदी साहित्य का यह युग जो राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक सुधार, नवीनता, पत्रकारिता और नाटक रचना और नव जागरण के लिए प्रसिद्ध है। तो इनका जो साहित्य का यह जो युग है दोस्तों वो राष्ट्रीय चेतना पर आधारित है, सामाजिक सुधार पर आधारित है। इसके अलावा इस इनकी रचनाओं में जो थी नवीनता का गुण था, पत्रकारिता में भी इन्होंने योगदान दिया है, नाटकों की रचना की है इन्होंने, नाटक रचना में भी इनका योगदान है, और नव जागरण के लिए इनकी रचनाएं जो हैं प्रसिद्ध हैं। इसे भारतेंदु युग का नव जागरण युग भी कहते हैं। ठीक है, तो भारतेंदु युग का जो कालावधि 1868 से लेके 1868 से लेके दोस्तों 1893 तक। ठीक है, 1868 से लेकर 1893 तक का जो समय है इसको भारतेंदु युग का नव जागरण युग भी कहते हैं। ठीक है, भारतेंदु युग तो कहते ही कहते हैं, साथ में नव जागरण युग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या हुआ ना, हिंदी साहित्य के अंतर्गत पत्रकारिता भी आई, नवीनता का गुण भी आया, नाटक रचनाओं का हुआ, और राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, यानी कि देश के प्रति समर्पित इन्होंने रचनाएं भी कर रखी हैं, सामाजिक सुधार की भावना का विकास हुआ, नव जागरण आया, तो इसलिए जो इसको नव जागरण युग भी इसमें कहा गया है। भारतेंदु युग की जो काव्य धाराएं हैं दोस्तों वो क्या क्या हैं। भारतेंदु युग की काव्य धारा में निम्न प्रवृत्तियां प्रमुख हैं। अब इनकी जो काव्य धाराएं हैं इसमें क्या क्या प्रवृत्तियां हैं, मेन चीज़ हमको सीखनी है। जैसे देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना। तो भारतेंदु युग के अंतर्गत एक तो अंग्रेजी शासन के प्रति असंतोष व्यक्त किया गया है। ठीक है ना, तो अंग्रेजी शासन के प्रति असंतोष की भावना को व्यक्त किया गया है भारतेंदु युग की काव्य धारा के अंतर्गत। स्वतंत्र, स्वदेश प्रेम और राष्ट्रीय जागरण को प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों इसमें जो है जैसे इनके जो नाटक हैं जिसमें भारत दुर्दशा। ठीक है, भारत दुर्दशा, क्योंकि उस समय जो भारत की स्थिति थी अंग्रेजी शासन के
होने पर जो भारत की स्थिति थी, तो उसको उन्होंने भारत दुर्दशा जो नाटक है उसके अंतर्गत उन्होंने उसको प्रस्तुतिकरण किया हुआ है। तो कहीं न कहीं इनके नाटकों में एक मार्मिकता है, देश के प्रति एक समर्पण है और स्वतंत्रता के लिए इसमें संदेश है, ठीक है? और स्वदेश प्रेम की भावना है, राष्ट्रीय जागरण की भावना है। तो इसलिए देशभक्ति और राष्ट्रीयता इनके जो है रचनाओं में ओतप्रोत है दोस्तों, ठीक है? तो भारत दुर्दशा जो इनके नाटक हैं उसमें ये सब कुछ देखने को मिलता है। इसके अलावा सामाजिक सुधार के अंतर्गत क्या-क्या है दोस्तों? सामाजिक सुधार के अंतर्गत अंधविश्वास, पाखंड, दहेज प्रथा की जो भावना थी, पर्दा प्रथा थी, बाल विवाह आदि इन सब की आलोचना की गई है। तो सामाजिक सुधार के अंतर्गत इन्होंने क्या किया? एक तो अंधविश्वास को इन्होंने जो है क्या किया? विरोध किया है इसका, इसकी आलोचनाएँ कर रखी हैं, ठीक है? इसके अलावा पाखंड, जो पाखंडी जो दिखाया जाता है, आप लोग देखते भी बहुत सारे सीरियल में, ठीक है? इसके अलावा दहेज प्रथा की भावना जो है इसका इन्होंने आलोचना की है। पर्दा प्रथा को इन्होंने आलोचना की है। बाल विवाह जो बहुत छोटी उम्र में जो है बालक बालिकाओं की शादी कर दी जाती थी, तो उसका भी इन्होंने विरोध किया है। आपने पुराने पूर्वजों से सुना होगा, यानी कि अपने पुरानी पीढ़ी से सुना होगा, जैसे आपके गार्जियंस हैं, आमा लोग हैं, वो लोग बोलते हैं कि हमारी शादी इतनी कम उम्र में हो गई थी। तो कहीं न को बाल विवाह था दोस्तों, है नहीं? जब बच्चे को खुद ही पता नहीं है कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना है, उसको कोई घर की कोई रीति रिवाज तो जो है नहीं जानता है, उसको कुछ पता ही नहीं है, उसकी शादी कर दी जाती और एक जिम्मेदारी का बोझ उसके ऊपर आ जाता था। और घर में, जिस घर में वो शादी होके जाती थी जो है लड़कियां, तो वो उस स्थिति में क्या हो जाता था कि उसको एज ए बहू के तौर पे देखा जाता था, उसको उसका बचपन सारा छिन जाता था, ठीक है? तो ये बाल विवाह का इन्होंने इसके अपने रचनाओं के अंदर विरोध किया है। और वही रचनाएं जब समाज उसको पढ़ा तो समाज उससे प्रेरित हुआ और धीरे धीरे आपने देख लिया कि भाई 18 साल से और 21 साल से कम वाले बच्चों की शादी होती नहीं है। तो कहीं न कहीं ये इनकी रचनाओं में नव जागरण आया, यानी कि इनकी रचनाओं में एक जो है मार्मिकता थी जो देश के सभी लोगों के लिए क्या बनी, एक प्रेरणा बनी, ठीक है ना दोस्तों? तो ये चीज़ के अंतर्गत है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर धर्म और अध्यात्म की इन्होंने को भी इन्होंने बल दिया है। तो ऐसा नहीं कि धर्म के प्रति इन्होंने कोई अपोजिट हो गया, इन्होंने धर्म और अध्यात्म पर बल दिया है। तो इन्होंने धार्मिक भावनाओं में आस्था, साथ ही सामाजिक सुधार का समन्वय, यानी कि जो धार्मिक भावनाएं हैं उसके अंतर्गत एक तो आस्था को महत्व दिया, यानी कि धर्म के प्रति अपने आस्था होनी चाहिए, अपने धर्म के प्रति लगाव होना चाहिए। साथ ही जो है किस पर भाव किया है, सामाजिक सुधार का समन्वय किया है, यानी कि सामाजिक सुधार को भी महत्व दिया है, समाज के में कोई चीज़ गलत ना हो, इस चीज़ को इन्होंने अपने रचनाओं के अंतर्गत एक्सप्लेन किया है दोस्तों, ठीक है? इसके अलावा नवीनता और आधुनिकता की भावना का इन्होंने परिचय दिया है। खड़ी बोली हिंदी को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करना और साथ ही खड़ी बोली हिंदी में इन्होंने रचनाएं की हैं दोस्तों। इसके अलावा विषयों में जो है यथार्थता, यथार्थवाद, तात्कालिकता और समसामयिकता का भाव इन्होंने प्रदर्शित किया है। तो कहीं न कहीं यथार्थवाद को भी महत्व दिया है, तात्कालिकता यानी कि उस समय की जो स्थितियाँ हैं उनको भी महत्व दिया है और समसामयिकता को भी इन्होंने इस समसामयिकता की भावना को भी इन्होंने अपनी रचनाओं के अंतर्गत महत्व दिया है। इसके अलावा दोस्तों इसमें जो है रसात्मक विशेषताएं क्या-क्या हैं? देखिए, अब आपको एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि मतलब किस प्रकार का, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं में है करुण रस, वीर रस, ऐसे ऑप्शन आपको मिलेंगे, ठीक है ना? तो आपको पता होना चाहिए कि रसात्मक विशेषताएं क्या हैं भारतेंदु की इन रचनाओं में। करुण रस से जो है इसके अंतर्गत है, इनकी रचनाओं में करुण रस है। करुण रस अपने आप ही पता चला है दोस्तों, जिन्होंने देश के प्रति अपने अंग्रेज़ों की स्थिति के समय जो भारतीयों की स्थिति थी उसको उन्होंने भारत दुर्दशा के अंतर्गत प्रदर्शित कर रखा है। तो कहीं न कहीं करुणा का भाव तो है, करुण रस को ही तो प्रदर्शित करता है। साथ ही अंग्रेज़ों के प्रति जो अंग्रेज़ों को भारत से हटाने के लिए, भगाने के लिए जो प्रधानता का महत्व दिया है, तो वो वीर रस से ओतप्रोत है। ठीक है नहीं? तो कहीं न कहीं भारतेंदु युग में करुण रस और वीर रस की प्रधानता इसके अंतर्गत पाई गई है दोस्तों। और व्यंग्य और हास्य भी मिलता है, यानी कि रचनाओं में कहीं न कहीं मतलब आपको जो है व्यंग्य भी मिलेगा और हास्य भी देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है? अब जो
प्रमुख कवि हैं भारतेंदु युगीन। भारतेंदु हरिश्चंद्र तो पहले नंबर पर हुए ही दोस्तों। इसके अलावा भारतेंदु युगीन जो कवि हैं जिन्होंने मिलकर इस प्रकार की रचनाओं को महत्व दिया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र तो हैं ही। इसके अलावा राधा चरण गोस्वामी, ठीक है। अब राधा चरण गोस्वामी किस युगीन कवि हैं अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, भारतेंदु युगीन कवि भी हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिनकी प्रारंभिक रचनाएं हैं दोस्तों, ये बहुत प्रसिद्ध रचनाकार हैं हिंदी के अंतर्गत, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों श्रीधर पाठक, जिनकी प्रारंभिक रचनाएं हैं। तो प्रमुख कवियों के रूप में ये चार जाने जाते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधाचरण गोस्वामी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और श्रीधर पाठक। ये जो रचनाकार हैं भारतेंदु युगीन रचनाकार, ठीक है। इसके अलावा इस समय का जो गद्य साहित्य है, क्योंकि हमने गद्य साहित्य और काव्य साहित्य की रचना पर पढ़ना था, तो यहाँ पर दोस्तों जो अब इनके जो गद्य साहित्य है वो क्या है भारतेंदु युग का। भारतेंदु युग गद्य साहित्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। जो भारतेंदु युग का जो गद्य साहित्य है वो क्या है, महत्वपूर्ण माना गया है। जैसे नाटक साहित्य में क्या क्या इन्होंने रचनाएं दी हैं, देखो नाटक साहित्य के अंतर्गत क्या है, भारत दूरदशा, ठीक है, भारत दूरदशा इनका नाटक है। इसके अलावा अंधेर नगरी, ठीक है, इनको आप जरूर नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। नाटक साहित्य में क्या क्या है, भारत दूरदशा है, अंधेर नगरी है, नीलकंठ है और सत्य हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये इनके नाटक साहित्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसके अलावा सामाजिक नाटक हैं इनके, ऐतिहासिक भी हैं और राष्ट्रीय नाटक भी इनके जो हैं। तो मेनली आपको ये तो पता होना चाहिए, भारत दूरदशा है, अंधेर नगरी है, नीलकंठ है, सत्य हरिश्चंद्र है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। तो ये आप इनके जो है नाटक साहित्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने पत्रकारिता और निबंध में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है दोस्तों। पत्रकारिता और निबंध के क्षेत्र में क्या क्या इनकी रचनाएं हैं, देखो भारतेंदु ने कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र चंद्रिका, ठीक है, हरिश्चंद्र चंद्रिका इनकी रचना है। हरिश्चंद्र मैगजीन आदि पत्र इन्होंने निकाले हैं, ठीक। तो पत्रकारिता का आपको समझ में आ गया। निबंध साहित्य के अंतर्गत क्या है, सामाजिक सुधार, शिक्षा, राजनीतिक, धर्म और आदि विषयों पर आधारित इनके निबंध हैं, ठीक है। नहीं तो इनके जो पत्रकारिता में इन्होंने भारतेंदु कवि वचन सुधा इनकी रचना है। इसके अलावा हरिश्चंद्र चंद्रिका है, हरिश्चंद्र मैगजीन है, ठीक है, ये इन्होंने पत्र निकाले थे, तो इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। हालांकि बहुत सारी चीज़ें दोस्तों आपको सुन के याद हो जाएंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको नोट्स बनाने का समय नहीं हो पा रहा है, हालांकि नोट्स आपके लिए हेल्पफुल करेंगे बाद में, जब आप रिवीजन करोगे तो उसमें आप डायरेक्ट नोट्स को देख के अपना फाइनल टच देंगे, तो कहीं ना कहीं आपको नोट्स तो हल्के फुल्के तैयार करने ही पड़ेंगे दोस्तों। और साथ ही आप बार बार वीडियो को सुनकर भी जो है अपनी प्रिपरेशन को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि बार बार सुनना यानी किसी के द्वारा पढ़ाई चीज़ों को बार बार सुनना कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव संकेत होता है और मेमोराइज होते रहती हैं चीज़ें, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान दें। और साथ ही दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा, क्योंकि अब आपको लगातार हमारे द्वारा हिंदी की क्लासेज आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलने वाली हैं और बिल्कुल सटीक नोट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं ये हमारे नोट्स बने हुए हैं और जिनको हम जो है लगातार आपको जो है क्लास के अंदर प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपका क्या है, कहानी और उपन्यास की अगर हम बात करें, देखो इन्होंने जो कहानी और उपन्यास में क्या क्या दिए हैं, तो इस युग में कहानी और उपन्यास लेखन का प्रारंभिक रूप मिलता है, ठीक है। तो कहानी और उपन्यास भी इन्होंने इस युग में लिखा है और इसका लेखन का जो प्रारंभिक रूप है वो इसमें देखने को मिलता है। और उपन्यासकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट, जैसे मुर्दों की दुनिया, देखो बालकृष्ण भट्ट ने उपन्यासकार के रूप में हैं बालकृष्ण भट्ट हैं, जो भारतेंदु युगीन उपन्यासकार हैं। तो इन्होंने कौन सी उपन्यास लिखा है, मुर्दों की दुनिया। तो भाई एक अलग ही है इनके उपन्यास के, ये मुर्दों की दुनिया वाला उपन्यास अगर पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको उसी चीज़ प्रकार की चीज़ें आपको समझने को मिलेंगी कि आखिर होता क्या है फाइनली, ठीक है ना। तो ये चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा दोस्तों आलोचना का स्वरूप प्रारंभ इसमें होता है, दृष्टिगत होता है। अब भारतेंदु युग की जो विशेषताएं हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो भारतेंदु युग की जो विशेषताएं दोस्तों क्या क्या हैं, एक तो हिंदी खड़ी बोली गद्य और पद्य दोनों में स्थापित है, ठीक है। तो इनकी जो हिंदी खड़ी बोली है ये इन्होंने गद्य में भी यूज किया है और पद्य में भी यूज किया है। गद्य और पद्य दोनों में हिंदी खड़ी बोली का इन्होंने स्थापित
जो है रखा है, ठीक है, दोनों को कंबाइन किया है, कहीं न कहीं खड़ी बोली का पूरी तरीके से यूज किया है। इसके अलावा राष्ट्रीयता और सामाजिक सुधार की भावना का विकास किया है इन्होंने, ठीक है, ये इनकी विशेषताएँ हैं। नाटक और पत्रकारिता का विकास किया गया है, ठीक है, ये भारतेंदु की विशेषता है। इसके अलावा आधुनिक हिंदी साहित्य की इन्होंने नींव रखी है, ठीक है। तो ये भारतेंदु की विशेषताएं हैं। 4 विशेषताएं हमने यहाँ पर चर्चा की हैं। एक तो खड़ी बोली गद्य और पद्य दोनों में स्थापित है। तो भारतेंदु युगीन जो रचनाएं हो किस भाषा में एग्जाम में आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि खड़ी बोली गद्य और पद्य के रूप में। उसके अलावा जो है इसमें राष्ट्रीयता और सामाजिक सुधार की भावना का विकास हुआ है, और साथ में नाटक और पत्रकारिता का विकास भी हुआ है दोस्तों, और आधुनिक हिंदी साहित्य की नींव भी इन्होंने रखी है दोस्तों, ठीक है। आई होप आपको ये सब कुछ डिटेल समझ में आ गया होगा कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत भारतेंदु युग में क्या क्या हुआ है, ठीक है। तो ये हमने पूरा स्टडी कर लिया दोस्तों। अब हम इसमें चर्चा क्या करेंगे, अब हम इससे रिलेटेड एमसीक्यू पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। अगर आपने स्टडी नहीं किया तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी अच्छे से ले सकते हैं। तो ये चीज़ें हमने इसके नोट्स रखे हैं जो आपको जो है काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। अब इसमें हम एमसीक्यू के माध्यम से भी कुछ क्वेश्चंस को अटेंड करेंगे दोस्तों, जो आपके लिए एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतेंदु युग की समयावधि मानी जाती है। अब दोस्तों अभी हमने जब टॉपिक पर चर्चा की थी तो आपको ये पूरा डिटेल बताया था कि भारतेंदु युग की समयावधि कब से मानी जाती है। तो ऑप्शन है 1800 से 1850, 1867 से 1868 से 1893, 1857 से 1885, 1893 से 1918। तो दोस्तों बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि समयावधि कब से मानी जाती है। ये है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी कि अभी आपको पुरानी चीज़ों को नहीं देखना है, आपने जो अभी तक सुनी थी उन्हीं पर आधारित एमसीक्यू हैं और इनका आंसर फटाफट देना है। तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों वह है बी ऑप्शन है, 1868 से 1893 ये भारतेंदु की समयावधि मानी जाती है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस उपाधि से जाना जाता है। अब देखिए अभी हमने चर्चा की थी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस उपाधि, कौन सी उपाधि मिली हुई है। तो खड़ी बोली का प्रथम कवि, आधुनिक हिंदी साहित्य का आदिकालीन कवि, भारतेंदु युग का सम्राट, या हिंदी का सूर्योदय कवि। तो दोस्तों हमने बात की थी कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं इनको एक उपाधि मिली है, वो मिली है हिंदी साहित्य का आदिकालीन कवि, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को आदिकालीन कवि के रूप में भी जाना जाता है। तो इस आधार पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आधुनिक हिंदी साहित्य के आदिकालीन कवि के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंधेर नगरी चौपट राजा किसकी रचना है। अब ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, अंधेर नगरी चौपट राजा ये बार बार पूछा जाता है दोस्तों, ये किसकी रचना है। तो ऑब्वियसली आप जान गए होंगे क्योंकि अभी आपका जो टॉपिक चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा, बट एग्जाम में आपके पास ऐसा नहीं मिलेगा, तो आपको वहाँ पर एग्जैक्ट पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। जो अंधेर नगरी चौपट राजा है किसकी रचना है। ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, ये भी गलत है। श्रीधर पाठक, ये भी गलत है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है जो है अंधेर नगरी चौपट राजा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है अंधेर नगरी चौपट राजा। दोस्तों मैं बार बार किसी क्वेश्चन को इसलिए रिपीट करता हूँ कि आपके माइंड में वो चीज़ आराम से घुस जाए, ठीक है। और आपको जब प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो अभी आप एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े हैं, तो एटलीस्ट हम जो है हमारे भी मकसद होगा कि आपकी प्रिपरेशन को एक मजबूती प्रदान कर सकें, ठीक है। और आपसे हमारी एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने दोस्तों को इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मदद किसी की करना गलत नहीं है, किसी की मदद करेंगे तो भगवान आपकी मदद स्वयं करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर माइंड में रखें, इसलिए आप ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जिस फ्रेंड तक आप इसको पहुंचाओगे हो सकता है ये उनके एग्ज़ाम में भी हेल्पफुल रहे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत दुर्दशा नाटक किस भावना का चित्रण है। देखिए दोस्तों हमने क्वेश्चन इस प्रकार से ले रखे हैं कि जो कहीं ना कहीं आपको मतलब माइंड को घुमा सकें, ठीक है, यानी कि आपको सोचने के लिए मजबूर करें। मेन मकसद ये है कि सोचने के लिए मजबूर करें। अब ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं सोचने के लिए मजबूर करेगा।
तो किस भावना का चित्रण है? अब भारत दुर्दशा जो है, हमने अभी चर्चा की थी, भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है और वो किस पर आधारित है? मैंने आपको उस समय बताया था कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचनाएं हैं उसमें करुण रस और वीर रस दोनों को रिप्रेजेंट किया गया है। और मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि अंग्रेज़ों का जिस तरीके से भारत पर जो है उस समय आधिपत्य था और भारतीयों की जो दशा थी उसको भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा के तौर पर उसको प्रदर्शित किया था। तो कहीं ना कहीं देशभक्ति और करुणा, ठीक है, ये इन भावनाओं का चित्रण इसके अंतर्गत है। तो आप समझ सकते हैं सीधी सीधा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देशभक्ति और करुणा से उत्प्रोत जो है ये रचना है भारतेंदु भारत दुर्दशा, जिसके रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुर्दों की दुनिया उपन्यास किसकी रचना है? तो चर्चा हो चुकी है दोस्तों इस पर भी। मुर्दों की दुनिया उपन्यास किसकी कृति है, किसकी रचना है? तो अब आपके यहाँ पर टेस्ट भी हो रहा है, साथ में समझ सकते हैं। ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है। इसके अलावा प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और राधा चरण गोस्वामी। तो दोस्तों जब मैंने आपको समझाया था, पढ़ाया था, उस समय आपने देखा होगा कि बालकृष्ण भट्ट की रचना मैंने आप बताया था मुर्दों की दुनिया, ठीक है। तो ये आपको बताया था, तो ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुर्दों की दुनिया जो उपन्यास है किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सा पत्र निकाला था? अब भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सा पत्र निकाला, तो इस पर हम बात करते हैं। तो इसका ऑप्शन है इंदु, सरस्वती, कवि वचन सुधा या सुधा। तो दोस्तों यहाँ पर जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो पत्र है वो पत्र है कवि वचन सुधा। तो कवि वचन सुधा नामक इनकी पत्रिका थी जो काफ़ी प्रसिद्ध रही भारतेंदु युग के समय, और उसके जो है सामाजिक प्रभाव काफ़ी अच्छे पड़े थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतेंदु युग की काव्य धारा में प्रमुख रस कौन से थे? अब भारतेंदु युग की जो काव्य धारा थी उसके प्रमुख रस कौन कौन से थे? तो भारतेंदु युग ने अपने काव्य धारा में जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो रचनाएं की थी, किन रसों का प्रयोग किया था, यानी कौन से रस उसमें झलकते हैं? तो दोस्तों उसमें है करुण रस और वीर रस, जिस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतेंदु युग को हिंदी साहित्य का कौन सा काल कहा जाता है? अब भारतेंदु युग जो है दोस्तों उसको हिंदी साहित्य का कौन सा काल कहा जाता है? ऑप्शन है भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल का आदिकाल या वीरगाथा काल। तो भारतेंदु युग जो है दोस्तों उसको हिंदी साहित्य का जो काल कहा जाता है उसको आधुनिक काल का आदिकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक काल का आदिकाल। जब हमने टॉपिक की शुरुआत करी है इस वीडियो के माध्यम से, तो उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया है भारतेंदु युग को आधुनिक काल का आदिकाल कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर पूरा कंप्लीट सिलेबस लेके आप एग्जाम देने जाते हैं, तो वहाँ पर आपका ये क्वेश्चन गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं। अभी आपने ये भी टॉपिक पढ़ा है तो आपका रिवीजन हो रहा है, तो यहाँ पर आपने पकड़ मजबूत करनी है, ठीक है दोस्तों। आपको इसी प्रकार के टॉपिक और साथ में ऑप्शन ये देखने को मिलेंगे हमारी क्लास के अंतर्गत, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत मजबूती के साथ रहेगी। इस बात का मैं आपको हेल्प करने का प्रयास करूँगा, और आप जो है लगातार चैनल के माध्यम से जुड़े रहें और अपने साथी को शेयर करें, यह आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नाटक विधा का वास्तविक हिंदी विकास हिंदी में कब हुआ? अब दोस्तों जो नाटक विधा है इसका वास्तविक विकास हिंदी में कब हुआ था? तो ये हुआ था भारतेंदु युग में, ठीक है। तो भारतेंदु युग में जो नाटक आए थे वो वास्तव में हिंदी विधा का वास्तविक विकास हिंदी के साहित्य के अंतर्गत माना जाता है, क्योंकि उस समय जो नाटकों की रचना हुई थी वो कहीं न कहीं जो है देशभक्ति और साथ में साथ जो है सामाजिकता की भावना, नवजागरण, इससे संबंधित थी, ठीक है। तो ये जो है जो नाटक रचित हुए थे काफ़ी पावरफुल थे, जिनका समाज पे काफ़ी समाज की कुरीतियाँ हटी थी, कुरीतियाँ जो है हटी थी और अच्छाइयाँ समाज के अंतर्गत आई थी इन नाटकों के माध्यम से। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नाटक विधा का जो वास्तविक विकास हुआ था वो भारतेंदु युग के अंतर्गत हुआ था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। भारतेंदु हरिश्चंद्र को साहित्य में किस योगदान के लिए सर्वाधिक स्मरण किया जाता है? अब भारतेंदु हरिश्चंद्र को सबसे अधिक किस योगदान के लिए स्मरण किया जाता है?
ऑप्शन है उपन्यास लेखन, नाटक और पत्रकारिता, ठीक है, नाटक और पत्रकारिता है, आलोचना है और व्याकरण लेखन। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को साहित्य के किस योगदान के लिए सर्वाधिक स्मरण किया जाता है? वो है नाटक और पत्रकारिता, ठीक है। क्योंकि उपन्यास लेखन और आलोचना और व्याकरण लेखन तो हुआ ही, लेकिन जो अन्य कवि लेखक रहे हैं, उन्होंने भी इन चीज़ों की ओर एम्फेसिस किया था, बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। लेकिन नाटक और पत्रकारिता के क्षेत्र में हिंदी साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र का योगदान जो है बहुत ही सर्वाधिक स्मरणीय है, ठीक है। तो इस आधार पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन है बनारस, प्रयाग, लखनऊ और दिल्ली। दोस्तों हमने इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र के जन्म मृत्यु से संबंधित टॉपिक तो हमने नहीं कराए हैं, लेकिन एटलीस्ट ये जानकारी होना चाहिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ था। ये हुआ था दोस्तों बनारस में। कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीलकंठ नाटक का रचनाकार कौन है? तो नीलकंठ जो नाटक है इसके रचनाकार कौन है दोस्तों? ऑप्शन है प्रताप नारायण मिश्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बालकृष्ण भट्ट। ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ही दोस्तों नीलकंठ नामक जो नाटक है इसके रचनाकार रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतेंदु युग में हिंदी भाषा का कौन सा रूप साहित्य में प्रतिष्ठित हुआ है? तो भारतेंदु युग में हिंदी भाषा का कौन सा रूप साहित्य में प्रतिष्ठित हुआ है? ऑप्शन है अवधी, ब्रज, खड़ी बोली या मैथिली। तो आपको मैंने स्पष्ट किया था, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो है अपने गद्य और पद्य की जो रचनाएं की हैं, जो भी चीज़ें की हैं, उसमें सबसे ज़्यादा महत्व किस चीज़ को दिया है? वो दिया है खड़ी बोली को। किसको दिया है? खड़ी बोली। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है खड़ी बोली के कवि के रूप में या नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग की पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य क्या था? अब भारतेंदु युग में जो पत्रकारिता हुई थी इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है मनोरंजन, सामाजिक और राष्ट्रीय जागरण, धार्मिक प्रचार और भाषा विज्ञान। तो भारतेंदु युग की जो पत्रकारिता का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? वो था सामाजिक और राष्ट्रीय जागरण, ठीक है। सामाजिक और राष्ट्रीय जागरण करना ही जो है भारतेंदु युग की पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। हरिश्चंद्र चंद्रिका और हरिश्चंद्र मैगजीन किसके संपादन में निकली थी? अब यहाँ पर दोस्तों जो हरिश्चंद्र चंद्रिका है और हरिश्चंद्र मैगजीन है, ये संपादक कौन होंगे इसका आप आराम से अनुमान लगा सकते हैं। ऑप्शन है श्रीधर पाठक, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र या बालकृष्ण भट्ट। चूँकि यहाँ पर हरिश्चंद्र का नाम ऑलरेडी आ रखा है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ही इसके जो है संपादक रहे हैं। इन्हीं के संपादन में हरिश्चंद्र चंडिका और हरिश्चंद्र चंद्रिका और हरिश्चंद्र मैगजीन इनका संपादन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग के कवियों में कौन प्रारंभिक रचनाकार रहे हैं? तो जब हमने टॉपिक कराया तो उसमें प्रारंभिक रचनाकार एक शब्द आया था। तो भारतेंदु युग के कवियों में कौन प्रारंभिक रचनाकार रहे हैं? तो ऑप्शन इसके हरिऔध और श्रीधर पाठक। यही बिल्कुल सही आंसर भी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर यही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें हमने बताया था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और श्रीधर पाठक ये प्रारंभिक रचनाकार रहे हैं उस समय के, ठीक है। जयशंकर प्रसाद नहीं है, द्विवेदी भी नहीं है, सुमित्रानंद पंत भी नहीं है। हालांकि ये भी एक अच्छे खासे रचनाकार हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत, लेकिन हमें पूछा गया है कि भारतेंदु युग के कवियों में कौन प्रारंभिक रचनाकार हैं? वो हैं हरिऔध और श्रीधर पाठक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, हरिश्चंद्र नाटक के रचयिता कौन है? अब जो हरिश्चंद्र नामक नाटक है इसके रचयिता कौन है? प्रताप नारायण मिश्र बिल्कुल रॉन्ग, भारतेंदु हरिश्चंद्र बिल्कुल सही, श्रीधर पाठक और बालकृष्ण भट्ट। तो यहाँ पर सत्य हरिश्चंद्र जो नाटक है दोस्तों वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतेंदु युग की काव्य प्रवृत्ति में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है?
अब जो भारतेंदु की जो काव्य प्रवृत्ति है दोस्तों, इसमें कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है रहस्यवाद, राष्ट्रीयता और यथार्थवाद, भक्ति और अलंकार, और केवल श्रृंगार रस। तो बहुत आसान सा ही प्रश्न रहेगा, क्योंकि इसके अंतर्गत दोस्तों हमने पहले टॉपिक में चर्चा कर ली है कि काव्य प्रवृत्ति में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एक तो राष्ट्रीयता की भावना है और दूसरा यथार्थवाद है। ठीक है, राष्ट्रीयता और यथार्थवाद दोनों भारतेंदु की काव्य प्रवृत्तियों के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आधुनिक हिंदी नाटक का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक हिंदी नाटक का जनक भी भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है दोस्तों। प्रेमचंद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, और उसके अलावा भारतेंदु हरिश्चंद्र और जयशंकर प्रसाद। तो आधुनिक हिंदी नाटक का जो जनक कहा जाता है दोस्तों, किनको कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ठीक है, आधुनिक हिंदी के नाटक का जनक किनको कहा जाता है? 2 बार इसमें चर्चा हो चुकी है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ये हमारी इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। भारतेंदु युग का साहित्य किस पर सर्वाधिक केंद्रित है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं कि ये जो है भारतेंदु युग का जो साहित्य है वो किस पर सर्वाधिक केंद्रित है, किस चीज़ को सबसे ज़्यादा इम्फेसिस करता है, यानी कि सबसे ज़्यादा किसको महत्व देता है। तो धार्मिक भक्ति पर बिल्कुल गलत है, केवल धार्मिक भक्ति पर नहीं देता है। सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय चेतना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, प्रकृति चित्रण पर इन्होंने ज़्यादा महत्व नहीं दिया है, दार्शनिक चिंतन पर भी महत्व नहीं दिया है। तो भारतेंदु युग का जो साहित्य है दोस्तों, वो सर्वाधिक केंद्रित किस पे है? यह सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय चेतना पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, क्योंकि इस क्लास को मैनेज करने में और इसको सारा कंटेंट तैयार करने में काफ़ी समय लगता है, इसलिए आप लोग प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और साथ ही इसको अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करके हमारा मोटिवेशन कीजिएगा, जिससे लगातार हम आपको इसी प्रकार की क्लासेस प्रोवाइड कराते रहेंगे और आपके प्रिपरेशन में हम ज़रूर एक अच्छी हेल्प कर पाएंगे, जिससे आप एग्ज़ाम में जो है अपने एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आपका सिलेबस है ये आपका उत्तराखंड के अंतर्गत जो है प्रवक्ता के, और साथ ही जो एलटी के कैंडिडेट जो इन फ्यूचर में एग्ज़ाम देंगे तो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। और सिलेबस के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो आपको थंबनेल में ही सिलेबस मिल जाएगा कि किस टॉपिक पर चर्चा हो रही है किस वीडियो के अंतर्गत, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसकी स्टडी बहुत आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट, और साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके अपने साथी को शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।